Welcome you all to self study. So प्री-हिस्टोरिक एरा, जिसका हमने लास्ट वीडियो में पेलियोलिथिक एज देखा था, उसका हम आगे स्टोन एज में आगे के जो हमारे दो एजेस हैं, दैट इज मीसोलिथिक एंड नियोलिथिक, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं. तो नाउ मीसोलिथिक एज जो है, इसको माइक्रोलिथ एज भी बोला जाता है. रीजन है माइक्रोलिथिक. लिथिक का मतलब, लिथोस का मतलब, जो लास्ट वीडियो थी उसमें बताया गया था कि उसका मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू रॉक और अर्थ. तो जो लिथोस है वो यहाँ पर है, और दूसरा वर्ड है माइक्रो, मतलब छोटा. तो जो टूल्स इस टाइम के थे मीसोलिथिक एज के, वो बहुत छोटे थे साइज में. मतलब जो पहले पेलियोलिथिक के थे उसके कंपैरिजन में छोटे थे. दे वर फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 8 सेंटीमीटर इन साइज. इसलिए इसको माइक्रोलिथिक एज भी बोला जाता है. और जो इस टाइम के हमें एविडेंसेस मिलते हैं, जो रेमिनेंट्स हैं, वो माइक्रोलिथ्स कहलाते हैं. ये एक इंटरमीडिएट फेज था जो पेलियोलिथिक एज और नियोलिथिक एज के बीच का एक फेज था. ये मतलब आपको एक तरीके से इसमें ट्रांजिशन देखने को मिलेगा. पेलियोलिथिक के भी कई चीजें जो है वो इसमें मिलती हैं, और कोई बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नियोलिथिक एज की प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स थी, लेकिन इसमें वो स्टार्ट हो गई थी. जैसे कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एग्रीकल्चर एंड पॉटरी. ये बेसिकली जो प्रोमिनेंट है ये नियोलिथिक एज में है, लेकिन ये मीसोलिथिक एज के लास्ट में स्टार्ट होनी शुरू हो गई थी. जो लास्ट फेज था मीसोलिथिक एज का, उस टाइम से इस चीजों के एविडेंस मिलने लगे थे. जो इस टाइम पे स्टोन टूल्स बनते थे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, उसमें ब्लेड, ब्यूरेंस, बोर्स थे, स्क्रैपर्स थे, जो पेलियोलिथिक एज थी. सो नाउ इन द मीसोलिथिक एज वो स्टोन टूल्स जो थे उसमें ब्लैक ब्लेड्स, कोर, ट्रायंगल, ल्यूनेट, पॉइंट एंड ट्रेपेज, ये हमारी स्टोन टूल्स थे जो यूज हो रहे थे. इसके अलावा आते हैं हम इनकी साइट्स पर. तो इनकी साइट कौन कौन सी थी? बागौर तिलवारा राजस्थान में थी, अखज, वलासन, लंघज और हीरपुर गुजरात में, भीमबेटका मध्य प्रदेश में, सराय नहर राय, मुरहाना पहाड़ और लेखानी, बुर्दवन, पुरुलिया और बंकुरा वेस्ट बंगाल, मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़ और कच्छई ओडिशा, छोटा नागपुर झारखंड, सहरगिगी मेघालय, तिन्नेवेली तमिलनाडु, एंड कृष्णा और भीमा जो नदी है उनके बीच का जो दोआब है, जिसे शोरापुर दोआब कहा जाता है, वहां पर भी इसके जो रेमिनेंट्स हैं वो मिलते हैं. तो ऑलमोस्ट जो स्टेट्स हैं ज्यादातर वो वेस्ट टू ईस्ट या साउथ वाली हैं. नॉर्थ में बहुत ही कम है जो मीसोलिथिक एज के रेमिनेंट्स है. अब इन पर्टिकुलर प्लेसेस पे कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जहां पर कोई चीज ऐसी मिली है जो कि इस एज को अच्छे से डिफाइन कर पा रही थी. जैसे कि बगौर, जो कि राजस्थान में है, वहां पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का पहला एविडेंस मिला था. ऐसे ही जो लंघनाज है, वहां उसमें 3 कल्चरल फेजेस डिस्कवर हुए थे. पहले फेज में माइक्रोलिथ्स, बरियल्स और एनिमल बोन्स. बरियल्स से हमको पता चलता है कि अब वो अपने एंसेस्टर्स को रिस्पेक्ट देना शुरू कर चुके थे. मतलब जो डेड थे उनको अब वो प्रॉपर तरीके से बरी करते थे. तो बेसिकली दे हैड अ ह्यूमनिस्टिक फीलिंग. सो माइक्रोलिथ्स, बरियल्स और एनिमल बोन्स मिले हैं फर्स्ट फेज में. सेकंड में ग्राउंड एक्सेस और रिंग स्टोन मिला, और थर्ड में रिमार्केबल पॉटशर्ड्स जो हैं वो मिले थे. अब हम ये फेजेस कैसे डिसाइड करते हैं? सो बेसिकली क्या होता है, जितने भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे एक्सकेवेशंस होते हैं, जो खुदाई होती है, वो ऐसी जगहों पर करी जाती है जहाँ पर इस तरीके से माउंड होते हैं, बहुत बड़े बड़े. पहाड़ नहीं, अगर आपको कहीं प्लेन एरिया पे माउंड दिखेगा, इसका मतलब वहां पर बहुत सारी चीजें जो है वो इकट्ठी हुई हैं.
तो हम उसे ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ जैसे कि हम एक्सकेवेशन करना शुरू करते हैं, इसकी खुदाई करते हैं, तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर में चीजें निकलती हैं वो लेटेस्ट होती है, उससे नीचे जो होती हैं वो उससे देर में, उससे नीचे उससे देर। तो इस तरीके से टाइम पीरियड जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। जो चीज जितना ज्यादा एक्सकेवेशन करने के बाद आई है, इसका मतलब उसका टाइम पीरियड उतना ज्यादा पुराना है। तो इसी तरीके से यहाँ पे 3 टाइम पीरियड्स देखने को मिलते हैं इस प्लेस पे, लंगनाज में, जिसमें फर्स्ट जो था उसमें माइक्रोलिथ, बरियल और एनिमल बोन्स थे, सेकंड में ग्राउंड एक्सेस और रिंगस्टोन, और थर्ड में पॉटशर्ड्स। फिर है भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे रॉक शेल्टर्स देखने को मिले हैं, और भीमबेटका में जो रॉक शेल्टर्स है वो बहुत सारे फेजेस में देखने को मिलते हैं, तो ये इसका एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर सा है इस पर्टिकुलर प्लेस का। माइक्रोलिथ्स मिले थे, और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है वॉल पेंटिंग्स। रॉक के अंदर जो रॉक शेल्टर्स हैं उसके अंदर वॉल पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। आदमगढ़ में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, अगेन यहाँ पे भी कुछ उसके एविडेंसेस थे। और सराय नहर राय, बुरहाना पहर और लेखानी में बर्न्ड क्ले और फायर हर्ट्स, मतलब अब जो पॉट्स बन रहे थे, जो क्ले के पॉट्स थे, क्ले पॉट्स जो मिट्टी के बर्तन थे, उनके ये एविडेंस है। बर्न्ड क्ले, क्ले को बर्न किया जाता है, मिट्टी को बर्न किया जाता है उसे बनाने के लिए। फायर हर्ट्स, फायर हर्ट से उसको जब मिट्टी को जब बर्न करेंगे तो उसके लिए फायर की जरूरत है, तो वो सब चीजें भी यहाँ पे दिख रही थी। नेक्स्ट व्हेन वी मूव ऑन we'll see here the नियोलिथिक एज। तो अब नियोलिथिक एज जो है वो क्या है, तो हमने दो ऑलरेडी पढ़ ली, पेलियोलिथिक और मीजोलिथिक। तो नियोलिथिक इनका लास्ट फेज है, या फिर हम इसे न्यू स्टोन एज भी कहते हैं। नियो का मतलब होता है न्यू, नया, तो इसे हम न्यू स्टोन एज भी कहते हैं। दिस इज द एज ऑफ पॉलिश्ड टूल कल्चर। अभी हमने देखा था पिछली जो हमारी दोनों एजेस थी उसमें स्टोन टूल्स बन रहे थे, लेकिन किसी में भी हमसे ये नहीं कहा गया कि वो जो है बहुत ही फाइन टेक्सचर के थे। लेकिन नियोलिथिक एज के आने पर जहां से हम इस एज को आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं, जो टूल्स थे दे वर पॉलिश्ड। पॉलिश्ड का मतलब है कि वो बहुत ज्यादा फाइन थे। इट डजंट मीन कि उनके ऊपर पॉलिश की हुई थी, उसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा स्मूथ थे। एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्टेड। अब हम ये चीज तो हमने लास्ट वाले फेज में भी देखी कि एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन था, लेकिन वहां पर ये भी आपको बताया गया था कि वो उसके लास्ट फेज में उसके कुछ एविडेंसेस मिले थे, प्रोमिनेंट नहीं था उसका ये एक कैरेक्टर। फायर वॉज नोन, स्पिनिंग व्हील थी, पॉटर्स व्हील थी। पॉटर्स व्हील थी, इसकी वजह से क्या था, जितने भी क्ले पॉट्स थे वो बन रहे थे। अब स्पिनिंग व्हील से क्या होता है, उससे थ्रेड बनाया जा सकता है, और जो थ्रेड था उसको वीव करके क्लॉथ बनाया जा रहा था। सो नाउ दे वर यूजिंग क्लॉथ ऑल्सो। स्पिनिंग व्हील थी, इससे थ्रेड जनरेट कर रहे थे और उससे वीव करके क्लॉथ बना रहे थे। सो लुक हाउ द ह्यूमन वाज प्रोग्रेसिंग एट दैट टाइम। उसके बाद आता है मेटल। मेटल उस टाइम तक भी गोल्ड के अलावा और कोई मेटल नॉलेज में नहीं था। इससे पहले तो कोई भी मेटल नहीं पता था, सिर्फ स्टोन एज चल रही थी, क्योंकि हम पढ़ते आ रहे हैं स्टोन एज स्टोन एज, क्यों, क्योंकि कोई मेटल पता ही नहीं था। लेकिन नियोलिथिक एज में आके गोल्ड की नॉलेज जो है वो लोगों को हो गई थी। और जो ये क्ले पॉट्स बनाए जा रहे थे अब दे वर डेकोरेटेड, मतलब उनको वो लोग डेकोरेट करके भी रख रहे थे। तो इससे एक उनकी जो सेंस ऑफ डेकोरेशन या फिर कह दो आर्टिस्टिक थिंग्स, ये उनमें डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इससे पहले वाले में हमने रॉक पेंटिंग्स देखी थी। और जनरली इन सब चीजों पे वो लोग क्या डिपिक्ट करते थे, अपनी डे टू डे लाइफ जो भी देखते थे अपने आसपास, जैसे हंटिंग के सीन्स आपको मिलेंगे,
और जो भी उनके उसमें होता था उस टाइम पे, किसी किसी पे आपको अगर वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो जिस भी चीज का वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं उस क्रॉप का आपको जो फोटो है वो दिखती है। तो इस तरीके से ये चीजें आगे प्रोग्रेस कर रही थी। बोट मेकिंग की जो आर्ट थी वो भी उन लोगों को अब समझ में आ गई थी, मतलब दे वर मेकिंग बोट्स टू। और बोट्स बना रहे हैं इसका मतलब उनका कोई ना कोई यूज भी होगा। दैट इज, उससे हम इन्फर कर सकते हैं कि वो जो सी जर्नीज हैं उनको करते थे, तो इसका मतलब वो बाहर भी जाते थे। डॉल्मेन्स, मेगालिथिक टोम्स। डॉल्मेन्स होते हैं टोम्स मतलब कब्र, मेगालिथिक मतलब बड़ी, बड़े पत्थरों से बनाए हुए टोम्स, उन्हें डॉल्मेन्स कहते हैं। तो कुछ स्पेशलाइज्ड टोम्स थे वो जो उन्होंने न्यूलिथिक एज में बनाने शुरू करे थे टू बरी देयर डेड, जो लोग मर गए हैं उनको दफनाने के लिए। बुर्जा होम, जम्मू एंड कश्मीर में पिट ड्वेलिंग हाउस के एविडेंस मिलते हैं। पिट ड्वेलिंग हाउस मतलब गड्ढा खोदकर और धरती में इतना नीचा गड्ढा खोदेंगे कि उसके अंदर वो रह सके। तो ऐसे हाउसेस जो हैं वो उसमें मिले हैं। और ऐसा नहीं है सिर्फ एक गड्ढे में रह लेते थे, वो उसको थोड़ा बहुत स्प्रेड भी करते थे। जैसे हम धरती के ऊपर घर बनाते हैं वो लोग नीचे बना रहे थे। मे बी इतना बड़ा नहीं बना पा रहे थे जैसे आज बन जाते हैं, लेकिन हाँ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो लोग बना लेते थे। तो इसका एविडेंस कहाँ से मिलता है? बुर्जहोम, जम्मू एंड कश्मीर से। टूल मेकिंग इस टाइम तक आते आते एक इम्पोर्टेंट प्रोफेशन बन गया था। इम्पोर्टेंट प्रोफेशन का मतलब है, तो अब आप ये लगा सकते हो कि शायद हर कोई जो है वो टूल्स नहीं बना रहा था। मीजोलिथिक और पेलियोलिथिक एज में क्या था कि सब कोई अपने टूल्स अपने आप जनरेट कर रहे थे, क्योंकि सबका एक ही काम था, दैट वाज हंटिंग एंड गैदरिंग। जैसे जैसे एग्रीकल्चर डेवलप होने लगा तो जो लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं अब उन्हें हंटिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी जो रिक्वायरमेंट है फूड की वो एग्रीकल्चर से पूरी हो सकती है। दे कैन ग्रो द फूड दे वांट। इसी तरीके से जो लोग बोट मेकिंग में इन्वॉल्व थे, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कुछ ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऐसे ही घूमने तो जाएंगे नहीं इधर से उधर। तो जो भी कुछ वो शायद प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी ट्रेड करके आते हैं। गोल्ड एक मेटल आ गया था, उसका भी कुछ ना कुछ यूज आ रहा है। तो हर कोई जो है जैसे जैसे नई चीजें डिस्कवर होती जा रही हैं, तो वो लोग उसके अकॉर्डिंग उनके प्रोफेशन भी जो है वो डिवाइड होते चले जा रहे हैं। तो जो टूल मेकिंग एक था वो अब एक इम्पोर्टेंट प्रोफेशन बन गया था। अब ये जनरल नहीं था कि हर कोई करेगा। और जब भी किसी चीज में प्रोफेशनलिज्म आता है तो उस चीज में कोई स्पेशलाइजेशन भी आ जाता है। तो वो ही स्पेशलाइजेशन हमें यहाँ देखने को मिला है कि अब जो टूल्स थे दे वर पॉलिश्ड और वो वेल प्रिपेयर्ड थे, ऐसी रफ टूल्स नहीं थे। साइट्स जो थी वो इसकी थी चिरान एंड चेचर इन बिहार, कच्छई इन ओडिशा, तारादी एंड सिंहभूमि इन वेस्ट बंगाल, उथर नागार्जुनकोंडा इन आंध्र प्रदेश, मस्की ब्रह्मागिरी हल्लूर इन कर्नाटका, Payampalli in Tamil Nadu, Burzahom and Gufkral in Kashmir, Belan and Chopani Mando in यूपी। चौपानी मांडो जो है वो बेलान के पास ही पड़ता है। ऑलमोस्ट सारी साइट्स जो है वो या तो ईस्ट या फिर साउथ इंडिया की हैं एक्सेप्ट कश्मीर एंड यूपी। चौपानी मांडो में अर्लीस्ट एविडेंस मिला था पॉटरी का, जो मिट्टी के बर्तन हैं इनका सबसे पहला जो एविडेंस है वो चौपानी मांडो में मिला था। ये जितने भी हमारे अर्ली हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, बेसिकली प्री हिस्टोरिक एरा की जो चीजें हैं इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो या तो आपसे साइट्स की बेसिस पे पूछे जाते हैं, या फिर उस एरा में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं वो पूछे जाते हैं, या कौन सी साइट में कुछ ये चीजें होती हैं जो स्पेसिफिक होती हैं। जैसे चौपानी मांडो में एविडेंस है पॉटरी का, और भी जो हमारे कुछ थे बगौर में था एविडेंस डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का। तो ये जो कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं ये याद रखनी बहुत जरूरी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज प्रेस द बेल आइकन जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आगे आने वाली जो वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुंचे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल का
URL है जिस पे जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।